अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में मुहिबाने सेहून का जिक्र किया था और ये भी बताया था कि इनके क़याम का मकसद क्या है। इनके क़याम का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी न किसी तरह तमाम दुनिया को तस्खीर करके अर्ज़ मुक़द्दस, जिसे यहूदी सेहून कहते हैं और हम मुसलमान फ़लस्तीन कहते हैं, इस पर दोबारा से ऐसे कब्ज़ा किया जाए कि ग्रेटर इसराइल बना दिया जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि दुनिया में तमाम मज़ाहिब को ख़त्म किया जाए या इस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए एक तंजीम बनाई गई जिसका नाम फ्री मैसन्स है। इस तंजीम का बस एक ही मकसद है कि वो किसी न किसी तरह दूसरे मज़ाहिब को ख़त्म कर दे या इस कदर कमज़ोर कर दे कि यहूदियों के रास्ते में खाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाएं। इन्होंने इन मज़ाहिब से निपटने के लिए एक लायामल तरतीब दिया। आज की इस वीडियो में हम इस लायामल पर बात करेंगे और इन खुफिया दस्तावेज़ात का जिक्र करेंगे जो 1894 में पकड़ी गई। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये लायामल 3 नकात पर मुश्तमिल था। नंबर 1, लोगों की नज़रों में मज़हब की ऐसी भयानक तस्वीर उजागर की जाए कि वो मज़हब दुश्मन बन जाए, और अगर वो मज़हब दुश्मन ना बन सकें तो कम से कम लिबरल या सेकुलर बन जाए। इसके लिए तमाम मज़ाहिब का तफसीली मुतालिया किया जाएगा और इनमें मौजूद नकाइस को उजागर करके फ़िरका वारियत को हवा दी जाएगी। फिर इस फ़िरका वारियत के ज़रिए कत्लो गारत और इंतशार फैलाकर लोगों को मज़हब से बदज़न किया जाएगा। नंबर 2, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर मौजूद फ़िरकों में अपने एजेंट्स को सामने लाया जाए जिसके ज़रिए फ़िरकों को आपस में लड़वाया जाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से है कि अगर अहले सुन्नत की मुकद्दस शख्सियत सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक अहादीस को फाड़ के सड़कों पर फेंका जाए और फिर इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए कि ये सब कार्रवाई अहले तशी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने की है, इस तरह अहले सुन्नत और अहले तशी आपस में लड़ेंगे और कत्लो गारत का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि असल साजिश करने वाले लोग सेहूनी एजेंट थे। नंबर 3, इसके अलावा फिरकों के अंदर मौजूद इनकी मोतबर शख्सियात को कत्ल करवा दिया जाए और इसका इल्जाम प्रोपेगेंडे के जरिए दूसरे फिरके पर लगा दिया जाए, जिससे फिरका वारियत फैलेगी और मजहब कमजोर होगा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इसी तरह फिरका वारियत फैलाई गई और अहले सुन्नत की सिपाही सहाबा और अहले तशी की सिपाही मोहम्मदी वजूद में आई और इन्होंने एक दूसरे के नामूर आलम दीन हजरात को कत्ल किया। फ्री मैसन्स तंजीम की शाखें इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। मुल्क तो दूर की बात, शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां इनके नुमाइंदे मौजूद ना हो। फ्री मैसन्स ने अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए इन मुल्कों और शहरों की नामूर शख्सियात को अपने अंदर शामिल करना चाहा, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के अंदर जब इनकी गैर मामूली और काबिल इतराज सरगर्मियां हुकूमत के नोटिस में आई तो इन्होंने फ्री मैसन्स के ऊपर पाबंदी लगा दी और इनके वजूद को खिलाफ कानून और खिलाफ फितरत करार दे दिया। पाकिस्तान के अंदर 1960 के अशरे में फ्री मैसन्स को मुल्क दुश्मन और खिलाफ कानून करार दे दिया गया और इनकी तमाम जायदाद को बहक़ सरकार जब्त कर लिया गया था। अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखें तो आप इस नतीजे पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि इस मुल्क की फिरका वारियत की जड़ें दर हकीकत किन लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि अहले सुन्नत और अहले तशी कभी एक हों, क्योंकि अगर वो एक हो गए तो इनके मजहब के खिलाफ साजिशें मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। इसी तरह पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में फिरका वारियत को परवान चढ़ाया गया, जिसकी मिसाल ईरान और सऊदी अरब की चपकलिश है। अब हम आते हैं इन खुफिया दस्तावेजात पर जो 1894 में पकड़ी गईं। इन खुफिया दस्तावेजात का नाम प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर ऑफ ज़ियून्स है। ज़ियून को उर्दू में सेहून कहा जाता है। 1894 के अंदर ये दस्तावेजात पकड़ी गईं, जिसके बाद पूरे यूरोप के अंदर तहलका मच गया। इन दस्तावेजात के अंदर रूस के जार अलेक्जेंडर दोम के कत्ल का मंसूबा भी शामिल था। जब ये दस्तावेजात सामने आ गईं तो यहूदियों के पास सिवाय इनकार के और कोई चारा न था। वो पूरी दुनिया को अपनी बेगुनाही चीख चीख कर बताते रहे, लेकिन दस्तावेजात और शवाहिद की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि दुनिया के अंदर बहुत सी मुमताज शख्सियात जो पूरी सरार तौर पर कत्ल करवा दी गई, इसके पीछे यहूदियों की तंजीम फ्री मैसन्स का हाथ है। मंजर आम पर आने वाली दस्तावेजात या प्रोटोकॉल्स हकाइक से इस कदर मुमासलत रखते थे कि यहूदियों के लाख इनकार के बावजूद ये बात रोज़े रोशन की तरह अया थी कि यहूदी इन तमाम साजिशों के पीछे मौजूद हैं। मुसलमानों की खिलाफत के अंदर जिस तरह सरबराह हुकूमत को
खलीफा कहा जाता है या रोम के सरबराह हुकूमत को सीजर कहा जाता था, इसी तरह रूस की हुकूमत के सरबराह को जार कहा जाता था। यहूदियों ने साजिश करके रूस के जार अलेक्जेंडर दोम को कत्ल करवा दिया, लेकिन वो इस बात से मुसलसल इनकार करते रहे। अलेक्जेंडर दोम के जानशीन निकोलस ने जब तक संभाला तो यहूदी इसके सामने भी अपने बेगुनाह होने के दावे करते रहे, लेकिन इस तगासा ने मुकम्मल सबूत निकोलस को पेश कर दिए थे, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अलेक्जेंडर दोम के कातिल यहूद हैं। निकोलस ने मजीद तसल्ली और एहतमाम हुज्जत के तौर पर जब प्रोटोकॉल्स की कापी मंगवाई तो पूरे सरार कुव्वतों के हाथों वो अपने पूरे खानदान समेत मार दिया गया। जो शवाहिद प्रोटोकॉल्स की हकीकत को वाज़ेह कर रहे थे, इनमें से एक ये भी था कि यहूदियत से ताइब होने वाले एक शख्स जैकब बरीफ ने 1858 में ये बात कर दी थी कि रूस के अंदर यहूद खिलाफे कानून और आइन तमाम कामों को करना अपना मजहबी और फितरी हक समझते हैं, इसलिए वो सबसे अलग होकर अपनी अदालत चला रहे हैं, जिसे वो कौमी अदालत कहते हैं। और इनकी खुफिया जमात जो कि रूसी हुक्काम के मुताबिक खत्म हो चुकी थी, वो अब भी काम कर रही है, जिसका सिर्फ एक ही बुनियादी मकसद है कि ईसाईयत को किसी न किसी तरह बदनाम किया जाए और लोगों के अंदर इसके खिलाफ नफरत को पैदा कर दिया जाए। इन शवाहिद के बाद यहूदी लाजवाब हो चुके थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ इन मामलात पर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इन दस्तावेजात के अंदर मौजूद प्रोटोकॉल्स के ऊपर अमल दरामद पहले से भी ज्यादा तेज तर कर दिया गया। अब हम आते हैं कि ये दस्तावेजात चोरी कैसे की गई और यहूदियों की आलमी साजिश कैसे बेनकाब हुई। फ्री मैसन्स के नुमाइंदे इस कदर पुरस्रार और पोशीदा होते हैं कि आम यहूदियों को भी इनके मुतल्लिक पता नहीं होता। जब आम यहूदी इनको नहीं जानते तो बाकी दुनिया इनको कैसे पहचान सकती है। जैसा कि हम आपको अपने पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि यहूदियों के ऊपर यूरोप के अंदर इस कदर जुल्म किया गया जिसकी मिसाल तारीख में मिलना मुश्किल ही है। फ्री मैसन्स के नुमाइंदे एक मखसूस मुद्दत के बाद एक मखसूस मुकाम पर मुलाकात करते हैं और इस मीटिंग के अंदर अपनी कामयाबियों और नाकामियों पर तज्जिया करते और फिर आइंदा के लाएअमल पर बात करते हैं। कहा जाता है कि ये दस्तावेजात 16वीं सदी के आखिर में तरतीब दी गयी, जिन पर तमाम फ्री मैसन्स नुमाइंदों ने दस्तखत किए और इनको प्रोटोकॉल्स का नाम दिया गया। फ्री मैसन्स की एक नुमाइंदा खातून के घर से 1894 में इन प्रोटोकॉल्स की कापी चोरी हो गई, जिसको बाद में 1902 के अंदर 2 रूसी अखबारों ने शाया कर दिया। एक रूसी पादरी प्रोफेसर सरजाई एंड एनाइलस ने इन दस्तावेजात को ईसाईयत के खिलाफ कत्ले ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ी साजिश करार दे दिया। इन्होंने ईसाईयत के जज्बे से पुर होकर इस किताब को बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद 1905 में किताबी शक्ल दी और इसे शाया करवाया, और ये किताब शाया होने के बाद बेहद मकबूल हुई। ये इस कदर मकबूल हुई कि इस जमाने में जब प्रेस की टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं थी, इसके बावजूद 1917 तक इसके 4 एडिशन शाया हो गए थे। इसकी मकबूलियत की सबसे खास वजह यह थी कि यूरोप के अंदर रोनुमा होने वाले पुरस्रार वाकयात जो कि साल के अरसे पर मुश्तमिल थे, वो किसी न किसी तरह इन दस्तावेजात की रोशनी में यहूदियों के साथ जा मिलते थे। फिर इसके बाद इस किताब की एक दूसरी कापी ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में दाखिल कर दी गई। रूस के अंदर यह किताब बड़े पैमाने पर मुफ्त तकसीम की गई ताकि तमाम अवाम को यह मालूम हो सके कि यहूदी किस कदर पलीद कौम है। जिन जगहों पर यह किताब मुफ्त तकसीम की गई, इसमें साइबेरिया भी शामिल है, जहां से यह किताब 1919 के आखिर में अमेरिका पहुंच गई। इसके पहुंचने के कुछ ही अरसे में इस किताब को अंग्रेजी जुबान में शाया कर दिया गया था। आप लोगों को यह बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जब ये किताब आम हुई तो सबसे ज्यादा एडोल्फ हिटलर ने इस किताब को मुख्तलिफ जुबानों के अंदर तर्जुमा करवा के बड़े पैमाने पर शाया करवाया। लेकिन इसमें एक पुरस्रार बात थी, ये किताब जिस शदोमत के साथ शाया की जाती, इतनी ही तेजी के साथ ये नायाब हो जाती, क्योंकि जहाँ भी ये किताब छपती वहाँ यहूदी या इनके एजेंट्स इस किताब के सारे नुस्खे किसी न किसी तरीके से तलफ करवा देते ताकि दुनिया तक इनकी हकीकत ना पहुंच सके। जिन ममालिक में फ्री मैसन्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, क्या वहाँ ये तंजीम वाकई खत्म हो गई थी? नहीं, बल्कि ये दूसरे नामों के साथ वहाँ पर आज भी काम कर रही है। ये सबसे ज्यादा एनजीओज का लिबादा ओढ़ते हैं और ये एनजीओज मुखिराना कामों में सबसे आगे होती हैं ताकि कोई भी इनकी नीयत पर शक न कर सके, जबकि दर हकीकत फ्री मैसन्स के खुफिया एजेंडों को पाया तकमील तक पहुंचा रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस्लाम के अंदर कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
عورت کا نکاح اس کے ولی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان NGOs کی ایما پر اور سالہ سال کی انویسٹمنٹ پر پاکستان کی عدالتیں گھر سے بھاگ کر آئی ہوئی لڑکی کو پاک دامن قرار دیتے ہوئے کورٹ میرج کے نام سے اس کی شادی کو جائز قرار دیتے ہیں، جو اسلام کے مطابق ناجائز ہے اور جس کے نتیجے میں قائم ہونے والے جسمانی تعلقات زنا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ اس معاملے پر NGOs ان لڑکیوں کی حمایت کرتی ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ کمزور ہو، اس میں بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی اس قدر تیزی سے پھیل جائے کہ لوگ مذہب کے اوپر عمل درآمد کرنا ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ مانیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تاریخ یہود سیریز کا یہ 12واں ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی قیمتی آرا کا اظہار اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔